ये जो इस्लामाबाद है ना, इसमें इस्लाम है ना ये आबाद है। हस्बुना किताब अल्लाह, ये किताब डिवाइन किताब है, वो हमारे जद पे उतरी थी, ठीक है, हमारे उतरी थी आकाए नामदार पर, ठीक है जी। अब ये उसको समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, समझ ये भी नहीं वो भी नहीं आती, और कहते हैं हस्बुना किताब अल्लाह, और कोई किताब पढ़नी नहीं है इन्होंने, ना उस किताब को समझना है, अरबी में पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसका तर्जुमा किया था अल्लाह अकबर का। तो वो कहते थे अल्लाह तू वड्डा है, अल्लाह तू वड्डा है, सही है, एग्री, देयर नो हार्म, इट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कहानियां छोड़ दें। मुझे क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान खराब हो गया, पाकिस्तान कब अच्छा था? पाकिस्तान एक घटिया मजाक। ये मूवी बनी थी 1947 में, ठीक है। इस मूवी का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये ट्रेलर सब्बर जैदी जो है ना पाकिस्तान के, काफ़ी बड़े पद पर रहे हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं। तो एफबीआर के चेयरमैन रहे हैं लंबे समय तक, इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो वो आज इसका ट्रेलर दिखा रहे हैं, देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुत शानदार वीडियो है, मजे करो पहले। सर इसका मतलब है कि शुरू में बनने के टाइम से लेकर ये सिलसिला चल रहा था। वैसे तो खैर लोन लेने का सिलसिला भी तभी का चल रहा था, मैंने सुना है कि अबुल कलाम आजाद ने कहा था जब हम आ रहे थे इंडिया से, तो हमने कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, इन ट्राइबल्स के साथ क्या जिंदगी गुजारेंगे। तो गलत तो नहीं थे वो, मगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत हैं कि उनको कोई हिला ही नहीं सकता। मैं उनको एडमायर करता हूँ उनका। तो हम बहैसियत कौम बेगैरत हो चुके हैं, मैं इससे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन सर अब जो लोग हमें पैसा देते हैं अब उन्होंने भी पैसा देना बंद कर दिया है। तो तुम बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हो। बात यह है कि चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बाहर की इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत दूर की बात है ना। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तानी जो बैठे हैं, क्या वो अपनी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन कर रहे हैं? अब मुझे क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान खराब हो गया, पाकिस्तान कब अच्छा था? सर इसका मतलब है कि शुरू में बनने के टाइम से लेकर ये सिलसिला चल रहा था। वैसे तो खैर लोन लेने का सिलसिला भी तभी का चल रहा था, मैंने सुना है कि हस्बुना किताब अल्लाह, ये किताब डिवाइन किताब है, वो हमारे जद पे उतरी थी, ठीक है, हमारे उतरी थी आकाए नामदार पर, ठीक है जी। अब ये उसको समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, समझ ये भी नहीं वो भी नहीं आती, और कहते हैं हस्बुना किताब अल्लाह, और कोई किताब पढ़नी नहीं है इन्होंने, ना उस किताब को समझना है, अरबी में पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। उस पे तो ठीक ठाक मेरा एक साहिबा से झगड़ा हो गया था एक बार, और मैंने उनसे कह दिया कहीं कि भाई अगर आपने ये पढ़ ली है तो बाकी किताबें भी पढ़ लें, बाकी रिलीजन की भी पढ़ लें। तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि क्या जरूरत पड़ी हमें पढ़ने की, हमें हमारी सबसे बेस्ट है। मैंने कहा तो आपको पता कैसे कि सबसे बेस्ट है जब आपने बाकी पढ़ी कोई नहीं है, ना आपने गीता पढ़ी है, ना बाइबल पढ़ी है, ना कुछ पढ़ी है। तो उस पर लोग मुझे चुप कराने लगे कि क्या कर रही हो, मारी जाओगी ये वो। यहाँ पर तो ये हंगामा खड़ा हो गया था इस्लामाबाद में। लेकिन फिर एक बात सुनो, कुरान मजीद की ये आपकी गलतफहमी कि उन्होंने कुरान पढ़ा है, ये भी आप भूल जाएं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसका तर्जुमा किया था अल्लाह अकबर का। तो वो कहते थे अल्लाह तू वड्डा है, अल्लाह तू वड्डा है, सही है, एग्री, देयर नो हार्म, इट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कहानियां छोड़ दें। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तब तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान का नाम बिल्कुल लिस्ट में ही नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हमने ट्रेड करनी है भारत के साथ, दूसरी तरफ भारत के ही खिलाफ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, कभी फवाद चौधरी साहब और कभी कोई। हम ये डबल गेम अफगानिस्तान के साथ भी खेलते रहे हैं। ये आपको लगता नहीं है कि इनको एक तरफ हो जाना चाहिए और तमाम जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, सबके साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता लड़ाई झगड़े। देखो दो बातें सुनो, इसके बारे में दो बात सुनो। अगर पार्टीशन नहीं होता ना तो मोदी हमारे घर के सामने आगरे में बाहर बेंच पे बैठा होता। ये तो पार्टीशन का नुकसान हुआ कि यूपी की एरिस्टोक्रेसी फुटपाथ पर आ गई, गोली मार लालू खेत में आके बैठ गई, ठीक है, कराची में, ठीक है, वो तो एक अलग कहानी है। अगर इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत हैं कि
इतने मजबूत हैं कि उनको कोई हिला ही नहीं सकता। मैं उनको एडमायर करता हूँ। उनका पहला इलेक्शन का जो बैलेट बॉक्स खुला था, बैलेट बॉक्स फिल हुआ था, वो 2 महीने पहले हुआ था और रिजल्ट 2 महीने बाद हुआ है। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई बेईमानी हुई है। हमें तो बेगैरतों की तरह उनकी इलेक्शन के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारा क्या हक है? हम तो 45 फॉर्म के बारे में सेटल नहीं हो सके आज तक। आधे घंटे का बैलेट बॉक्स हम नहीं निकाल सकते। हमें क्या हक हासिल है कि इंडिया के बारे में बात करें? जहाँ तक नवाज शरीफ और मोदी की और बातें, ये सब रेलेवेंट बातें हैं। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अगले 2-3 साल में सही होने वाले हैं ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पार्टीज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच आर सऊदी अरेबिया एंड यूएस। सऊदी अरेबिया और यूएस हमारी मदद सिर्फ उस वक्त करेंगे जब हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात सही करेंगे। आपने लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप का मैच नहीं देखा। उस मैच के आसपास जो ग्राउंड में इश्तिहार लगा हुआ था वो अरामको का था। सऊदी अरब की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। यूएई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। वो आपके ब्रदर मुल्क हैं, वो आपके ऊपर से गुजर के चले जाते हैं, वो आपको सलाम भी नहीं करते जहाज में से। तो खुदा का वास्ता है, ये बिला वजह की गुफ्तगू कि जी फवाद चौधरी ने ये कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, ये इररेलेवेंट लोग हैं। आप क्यों इस बात को समझ नहीं रही हैं? इंडिया इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी। वो एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी है। उनकी 3-4 हजार साल तहजीब है। बदकिस्मती तो हमारी थी ना कि हमने ये बोंगी मारी और हम इन ट्राइबलों के साथ आके बैठ गए और हमने इनके लिए पाकिस्तान बना दिया। हमने तो इनके लिए पाकिस्तान बना दिया। अब हम आके इनके अब कभी हमें जरदारी साहब मिल जाते हैं, कभी बुख्ती साहब मिल जाते हैं, कभी सजरानी साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी गंडापुर साहब आ जाते हैं, कभी इमरान खान न्याजी आ जाते हैं। ओ भाई, कभी देखो तो सही कि तुम्हारी, देखो बात सुनो, तहजीब याफ्ता कौम उसे कहते हैं जिस कौम की औरतें कम से कम 4 नस्लों से पढ़ी लिखी हों। तुम पाकिस्तान के लीडरों की फैमिली उठाओ और उनसे पूछोगे इनकी औरतें कितनी नस्लों से पढ़ी लिखी हैं। मर्दों की पढ़ाई लिखाई तो हर जगह हो जाती है, औरतों की पढ़ाई लिखाई देख लो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तहजीब और बद तहजीबी किसे कहते हैं। तहजीब उस वक्त आती है किसी माशरे में जब उस माशरे की औरत पढ़ी लिखी हो। और ये वो कौम है जिनमें 90% औरतें पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये किस नस्ल के लोग हैं, इनको समझने की कोशिश करो। ये इनको अभी 3-4 नस्लें लगेंगी ये समझने में कि तहजीब किसे कहते हैं, शराफत किसे कहते हैं, इखलाक किसे कहते हैं, ये मुल्क ये क्यों, किसने बनाया था, ये मुल्क क्यों बना था, इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये क्या हुआ था। वो भाई सुबह उठे पाकिस्तान बन गया, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता ना, इस तरह तो नहीं चल सकता ना। बहरहाल पाकिस्तान का जो भी हाल हुआ है, मैं तो कहती हूँ कि अगर एक चाय वाला हमें भी मिल जाए जैसा कि इंडिया को मिला है तो शायद हमारी भी फॉरेन पॉलिसी कुछ बन जाए, हमारी भी इकोनॉमी कुछ ठीक हो जाए। हम कब तक कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। लेकिन सर इंडिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ट्रू। आप तैयार हैं? बताएं मुझे। सर यहाँ पे भी सर होना तो यही चाहिए कि जो इदारा है वो गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट उसके अंडर है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मुझे ये भी बता देना कि कायदे आजम तो बेचारे मक्खियां बिला रही थी और एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया था, उसमें इंतकाल हुआ है। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? जी ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तुम क्यों मेरा मुंह खुलवा रही हो? सर बोलना चाहिए ना, आपकी आवाज जानी चाहिए लोगों तक। मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, हिस्ट्री को सुने, लोगों को पता लगे कि क्या गलत हुआ है, तभी तो सही कर पाएंगे। और मुझे ये बताओ सही क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ भी सही नहीं हुआ। 77 ईयर से हम सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही करते चले आ रहे हैं। मुल्क बना तो लिया है लेकिन संभालना नहीं आया। गलती क्या हुई है? इसलिए कि जितनी भी सड़कें टेढ़ी हैं कराची में, जो सड़कें टेढ़ी हैं उनमें से 80% सड़कें इसलिए टेढ़ी के दरमियान में मस्जिद बनी हुई है। बिल्कुल देख ले आगे। और मस्जिद भी नाजायज जमीन पे बनी हुई है। और हाँ बिल्कुल, कब्जा ग्रुप ने तमाम मसलक में लिखा हुआ है कि नाजायज जमीन पे जमात नमाज नहीं होती।
तो सर हम तो उतना ही इस्लाम चलाते हैं ना जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी का चलाते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे क्या लिखा है। अपनी मर्जी से जो जो चाहते हैं वो लगा देते हैं, जो जो चाहते हैं वो करते हैं। नहीं जब तक ये रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं करेंगे तब भी पाकिस्तान नहीं सही होगा। ये हर चीज में जो इस्लाम लेकर आ जाते हैं। की बात सुनो, इस सारी चीज को हमारी रियासत ने सपोर्ट किया है। मजहबी मामलात को हमारी रियासत ने हमेशा सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जिस आदमी ने मजहब के खिलाफ बात की है वो उसको प्रोसिक्यूट किया गया है, और जो मजहब का झंडा लेके आगे बढ़ा है उसको किसी न किसी नाम से आगे चलाया गया है। ऐसे ही है। तो ये आप नहीं कहें कि उसको, ये सारी जो मजहबी जुनूनियत आई है ये स्टेट की प्रोटेक्शन से आई है। सिपा साहबा किसने बनाई? ISO किसने बनाई? तालिबान किसने बनाए? सारी हमारी स्टेट की प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये हमारे दिमाग में क्यों आया? ये खन्नास हमारे दिमाग में इसलिए आया कि मौलाना मौदूदी साहब जो सारी जिंदगी पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, जब पाकिस्तान आ गए उन्होंने मुहिम की शुरू की निफास इस्लाम की। सर हमने तो मिस्टर जिन्ना जो हर वक्त पुरानी पिक्चर्स में सूट वूट पहने नजर आते हैं उनको शेरवानी पहना दी, जिन्ना कैप पहना दी। अच्छा, आप मुझे आखिरी बात ये बता दें कि मिस फातिमा जिन्ना की डेथ हुई थी या मर्डर हुआ था? तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने सुना पढ़ा है तो मर्डर हुआ था। फिर कौन सा बंदा खुद मरा है? हमने तो सबको शहीद किया है। बिल्कुल, हम तो देने के बड़े शौकीन हैं। हमने कौन सा बंदा खुद मरा है? हमने सबको शहीद किया है। लाखन अली खान शहीद हो गए, बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, भुट्टो साहब शहीद हो गए, फातिमा जिन्ना शहीद हो गई, सारे शहीद है ना। सही। और हमने क्या किया? किसने मारा? अपने ही लोगों ने मारा है। अय्यूब से मुझे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में सुना जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हम सच बोल रहे होते हैं और यहाँ पे सच सुनने का रिवाज नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने जो इंटरव्यू दिया अंबर जैदी को, उसमें इंडिया की इतनी बुराई की और कश्मीर की इंडिया में इतनी तबीयत साफ की, मुझे उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने एक लाइन नहीं काटी। बिल्कुल सही, मैंने देखा है वो इंटरव्यू आपका। फिर आप मानती हैं? बिल्कुल। तो फिर तो मुझे ये बताइए कि मैं उसको इंटरव्यू क्यों नहीं दूं? मैं पाकिस्तानियों के साथ जो दाढ़ियां लंबी लंबी पहन आ जाते हैं और के साथ बात करूं? नहीं सर, कोई फायदा नहीं। अगर बात ना करने दी जाए और एडिट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल है उधर बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको बिल्कुल साफ बताता हूं, मैं तो गुफ्तगू करना पसंद ही नहीं करता। पहले मैं बंदे की शक्ल देखता हूं फिर बात करता हूं। अगर आज आपका लिबास भी उस तरह का होता तो मैं शायद आपको मना कर देता। मेरा लिबास ऐसा कभी भी नहीं होता। पूछ रहा हूँ कि ये जो नया हिजाब आया है, कभी आपने अपनी वालिदा को करते देखा है? नहीं, कभी नहीं। मेरी तो दादी ने कभी नहीं किया। नानी को देखा? नहीं। नानी था। जिस हुलिये में हमारे वजीर आजम साहब की बेगम फिरती हैं, कभी आपने ये हुलिया पाकिस्तान में पहले देखा था? सर ऐसे मैंने कार्टून देखे थे, वो जो गोस्ट के कार्टून्स आते थे ना, उनमें इस तरह का ड्रेस दिखाया जाता था। अच्छा, मैं वो छोटे थे। रात की बात है, जैसे मर्जी वो लिबास पहने। हाँ, मगर उनकी मर्जी है, लेकिन वो देखने में अजीब लगता है डेफिनेटली। अगर वो अपने घर खुश पे अपने घर खुश। हाँ, जब ऐसे बंदे मुझे मिलते हैं ना, ऐसी ख्वातीन मिलती है, तो मैं पूछता हूँ यार मुझे तो पहले ये सेटल करो कि ये औरत है या मर्द है। और यही हंगामा रहता है क्योंकि इसमें कई बार मर्द भी होते हैं और कई बार ऐसे भी होते हैं कि कोई वोट डालने जा रहा है तो किसी और ने वोट डाल दिया, एग्जाम देने जा रहा है कोई और एग्जाम देकर आ गया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये लिबास आपने 30 साल पहले देखा था कभी? नहीं। बात यह है कि ये सब चीजें चलती हैं स्टेट प्रोटेक्शन में। स्टेट चाहती है, रियासत चाहती है, तो चलती है सब चीजें। रियासत ने इन लोगों को खड़ा किया हुआ है। ये रियासत ने क्यों खड़ा किया हुआ है? आपको समझ आइए क्यों खड़ा किया हुआ है? इसलिए कि अवाम अपने हुकूक नहीं मांगे। हाँ, जब कोई मसला आए तो इनको आगे कर दें, इनको आगे कर देते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली 100% एग्री। एक किसी शिया को मार देंगे, एक सुन्नी को मार देंगे, एक ऐसा
प्यू निकाल देंगे, वो पूरी कौम उस पर लग जाएगी, एक क्रिश्चियन को मार देंगे, वो कौम ये नहीं देखेगी कि पीली नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, वो कहेंगे बाहर लग गया। आप ये करें। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसको अब कम नहीं किया सकता है। अगर इसको कम करने का प्रयास किया जाए, ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, तो कम से कम 4 से 5 पीढ़ियाँ लगेंगी इनको। 4 से 5 पीढ़ियों का मतलब हुआ जाकर लगभग 400 साल, ठीक है। और वैसे भी सुधारेगा कौन? कोई एक स्टेक होल्डर हो तो इसको ठीक भी कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर इनकी आर्मी है जो सबसे बड़ा चंक रखती है अपने पास में, उसके अलावा इनके मौलवी हैं। अगला जो नंबर आता है वो उनकी गवर्नमेंट का आता है। फिर 2 नाजायज़ बाप हैं इनके, एक तो हो गया चाइना और एक हो गया अमेरिका, सैम अंकल इनके। उसके अलावा इनके आकाए नामदार हैं एक लोग सऊदी अरेबिया, जो इनकी सुनते नहीं हैं। तो इसको सुधारना मुश्किल नहीं, संभव है। तो जो भी है, फिलहाल एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान को सुधारा नहीं जा सकता है, केवल मिटाया जा सकता है। तो रेज कर दो, ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।